जय हिंद फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एक्सेप्शंस। आज तक आपने जर्नल एक्सेप्शंस क्या है? भारतीय दंड संहिता जब बनाई गई, जिसको पहले भारतीय न्याय संहिता इंडियन पीनल कोड कहते थे, तो उन्होंने इसके अंदर कुछ ये भी चीजें रखी कि क्या तो चीज अपराध है और क्या अपराध नहीं है, या ये समझ सकते हैं कि क्या गुड डिफेंस है। एक एडवोकेट्स को इन डिफेंस के बारे में पता होना बड़ा अनिवार्य होता है। तो ये जब तक अगर हमें यही नहीं पता होगी कि व्हाट आर द गुड डिफेंसेस इन अवर केस, तो हम क्या डिफेंस करेंगे अपने क्लाइंट की। तो हमें उन चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या चीजें अपराध नहीं है। तो इंडियन पीनल को ये आज 2023 में अब इसका नया निर्माण किया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसके अंदर भी जो अंग्रेजों की बनाई हुई इंडियन पीनल कोड थी, उन टॉपिक्स को इसमें भी रखा गया है जो उसमें थे। ऐसा नहीं है इस किताब में कोई नया चेंजेस हो, बस इसमें थोड़े से सेक्शन घटे हैं। उसमें 511 सेक्शन थे पुरानी आईपीसी में, और इसके अंदर जो है इन्होंने सेक्शंस 358 कर दिए। कुछ चेंजेस हैं, मैं ये नहीं कहता कि चेंजेस नहीं है, लेकिन ये जनरल एक्सेप्शंस मैक्सिमम वही है, कोई न्यू नहीं है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा खोजी गई थी। ये नहीं कि हमारी इंडियन के लोगों ने या इंडियन लॉ लेजिस्लेचर लॉ मेकर्स ने बहुत ज्यादा इसमें मेहनत की हो इसको अमेंड करने में, जैसा कि मुझे पढ़ने के बाद लग रहा है। अधिकतर सारी डेफिनेशन से वही हैं, बहुत माइन्यूट से चेंजेस हैं उनमें, कि कोई खास चेंज किया हो। 2-4 सेक्शन जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह, ये सब बड़े हैं। कुछ डेफिनेशंस जो पहले मर्डर की वगैरह थी, सब वही है। जिन्होंने पुराना लॉ पढ़ रखा उनके लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए इसका भी पता होना जरूरी है। चेंज ना के बराबर है, बहुत कम चेंजेस हैं। तो जरा सा जनरल एक्सेप्शन से पहले एक वो चीज मुझे थोड़ी सी याद आ रही है, जरा सा मैं पढ़ दूं तो बहुत लंबा नहीं, फिर जनरल एक्सेप्शन ही ले लेता हूँ, उसे लास्ट में देख लेता हूँ, अगर बचेगा या अगले टॉपिक में देखता हूँ। जनरल एक्सेप्शन समझ लें, ये जो है सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 33 तक इनको डिफाइन किया है। ये अच्छी डिफेंस भी होती है। ये क्या है, कोर्ट में एक अच्छी डिफेंस भी होती है। इन्हें कोर्ट में भी डिफेंस के रूप में सिद्ध किया जा सकता है। तो इनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण देता हूं, सेक्शन 14 का एक उदाहरण है, वो आपकी समझ में आ जाए। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप अपने सीनियर का आदेश मानने के लिए बाध्य हैं, और सीनियर कोई आपको आदेश देता है और आपको ये लगता है कि ये जो आदेश है, विश्वास करते हैं कि ये आदेश जो इन्होंने दिया है ये कानून सम्मत है और आप उसे मानने के लिए बाध्य हैं, तब जब उस कार्य को आप करते हैं ये समझ के कि आप कानून द्वारा अपने सीनियर ऑफिसर्स की आज्ञा को मानने के लिए बाध्य हैं, तब ये कहा जाता है कि आपके द्वारा कोई अपराध नहीं किया। उदाहरण के तौर पर, कानून के अंतर्गत दी गई शक्तियों के मुताबिक एक सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के कहने पर गोली चलाता है भीड़ पर, तो कहने कोई अपराध नहीं किया, तो उस व्यक्ति ने, सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया, यदि वो ये समझता है कि उसका अधिकारी सही आदेश दे रहा है तब। यदि उसका अधिकारी सही आदेश दे रहा है तब। अब देखिए, जैसे हर चीज की कोई ये इसका नाम ही है जनरल एक्सेप्शंस।
सामान्य अपवाद कि जो अपराध ना हो तब अपवाद है। अब देखिए टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा यदि मैं इसकी सब पे एक्सप्लेनेशन देता चलूं और केस बताता चलूं, तो मैं नहीं चाहता कि वहां ये आपको बताऊं। आप ये समझो कि जब आप लीगली ये आपको लगता है कि आप कानून द्वारा अपने अधिकारी के नियम को, अपने आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं और उस आज्ञा के तहत आप कार्य को करते हैं, तो ये कहा जाता है सेक्शन 14 में कि आपके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। इसे यहीं तक समझे। एक जज साहब ने ये ऑर्डर दिया कि भाई जाओ, आप फला आदमी को अरेस्ट कर लो, आप फला आदमी को अरेस्ट कर लो। वो जाता है, लेकिन वो गलती से किसी अन्य व्यक्ति को ये सोच के कि ये वही व्यक्ति है जिसने जिसके बारे में उन्होंने कहा है, और उसे अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश कर देता है और उसे विश्वास है कि ये वही है। अर्थात वो पूरी जांच वांच कर लेता है, तब इसे लगता है कि यही है। वो पेश कर देता है इसे पकड़कर, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन इसमें एक इंतु परंतु जोड़ता हूं मैं, उसको अपने विश्वास के आधार भी बताने होंगे कोर्ट में यदि वो इस तरीके की गलत अरेस्ट करके लाता है तो। अगर वो सिद्ध कर देता है कि उसको उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, तो इस सेक्शन में फॉल करेगा आपका डिफेंस। ये गुड डिफेंस हो सकती है आपकी। सेक्शन 15 इसका है, यदि इसको एक बार पढ़ देता हूं, इसकी पहले सेक्शन 14 की। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। तो यहां वर्ड इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक ऑफ लॉ। देखिए मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जरूर हो सकती है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं। इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। जो हिंदी में समझाया उसी का इंग्लिश उतरा। यहां फैक्ट्स की भूल एडमिसेबल है, लेकिन यदि कोई चीज लीगली आपको नहीं करनी चाहिए थी, आप उसको करते हैं, अगर आपको लगता है कि अपने अधिकारी का मामला ऑर्डर गलत है और इलीगल है, आप तब भी अगर करते हैं, तब ये सेक्शन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। तब इस सेक्शन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। तो उसमें कोर्ट का डिस्क्रिप्शन आएगा फिर, कि कोर्ट देखेगी कि आपको बेनिफिट दिया जाए या नहीं दिया जाए। ये डिफेंस है। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। जब कोई व्यक्ति न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है और वो अपना जुडिशियल माइंड करके निर्णय देता है, मान लो किसी को केस में, कभी कभी जो नीचे की कोर्ट, एक जज साहब किसी को 10 साल की सजा देते हैं या आजीवन कारावास की सजा देते हैं, लेकिन जब वो मुकदमा अपील में जाता है, अपील में उसको बरी कर दिया जाता है, तो उस समय अगर जज ने जुडिशियली अपना काम माइंड अप्लाई के सारा काम किया है, तो उन जज साहब को न्यायिक कार्य के लिए अपराधी नहीं माना जाए। ये एक प्रकार का डिफेंस है और प्रोटेक्शन है। पढ़ता हूं, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। यहां हियर वर्ड जुडिशियली इज इंपॉर्टेंट। व्हेन honorable magistrate is working judiciously, the word is judicious, judicially. Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by a law. यदि कोई जज साहब ये सोचते हैं कि कोई कानून के तहत उन्हें शक्ति दी गई है और वो शक्ति का इस्तेमाल कानून की धाराओं में विधि सम्मत व न्याय संगत समझकर करते हैं, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने काम जेन्युइन किया है, इसलिए उनका ये प्रोटेक्शन है, उनको डिफेंस मिल। द एक्ट डन इन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मान लो एक आदमी है,
ये कहता है कि जब न्यायालय के जजमेंट के ऑर्डर में कोई काम किया, जैसे मान लो एक आदमी को हुक्म कहा कि इस आदमी को फांसी होनी है और वो फांसी कंफर्म कर दी गई हाई कोर्ट के द्वारा और उस आदमी को फांसी की सजा दे दी जाती है, तो आदमी तो हम उसमें भी मार रहे हैं, हत्या तो हम उसमें भी कर रहे हैं, मर तो वो भी रहा ना जिसे फांसी दी जा रही है, लेकिन उसके पीछे हमारा जो सेंस है, हमारा जो थॉट है वो दूसरा है। हम बुराई को मिटाने के लिए खत्म किया जा रहा है उसको, आपराधिक दृष्टिकोण से नहीं। देखिए, जब एक डॉक्टर साहब किसी का पोस्टमार्टम सॉरी किसी का ऑपरेशन करते हैं, आदमी तो वहां भी मरता है, चोट तो उसके वहां भी लगती है, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम भावनाओं को देखते हैं, गुड फेथ को देखते हैं। लेकिन डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करते हैं तो गुड फेथ में किया जाता है, बचाने के उद्देश्य से किया जाता है। और बदमाश जब चाकू मारता है तो मारने के इंटेंशन, तो वहां इंटेंशन देखना, बैड इंटेंशन और गुड इंटेंशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। तो यहां जब हम किसी न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं, उसके मुताबिक वो कहते हैं किसी को अरेस्ट करके लाओ, अब ऑर्डर गलत है या सही है, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन। उन्होंने हमें ऑर्डर किया है जज साहब ने, हम हमारा कर्तव्य है कि हम उसका पालन करें। हम ये नहीं कह सकते नहीं गलत। अगर कोर्ट ये कहती है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर करो, एक एसएचओ से कहा जाता है कि आप एफआईआर का रजिस्ट्रेशन करो, एसएचओ कहता है कि जी ऑर्डर आपका गलत है, नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकता, उसका कर्तव्य एफआईआर दर्ज करे, या अगर उसे गलत लगता है तो वो उस ऑर्डर को सेशन कोर्ट में रिवीजन में चैलेंज करे, लेकिन वो डायरेक्ट मना नहीं कर सकता एफआईआर रजिस्टर करने के। सॉरी, जैसा पानी चले। तो यहां इस सेक्शन 16 को समझाने की कोशिश किया, नथिंग विच इज डन इन परसुएंस or which is warranted by the judgment or order of a court, if done whilst such judgment or order remains in force, is an offense. Nothing withstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided that the person doing this act in good faith believes that the court had such jurisdiction. तो आपका काम नहीं है जुडिशियल देखने का, क्या ऑर्डर किया है कोर्ट ने, ऑर्डर किया है, यू आर बाउंड टू फॉलो इट। तो इस अनुसरण में यदि आपको कोई डायरेक्शन कोर्ट के द्वारा दी गई है तो आप उसे चैलेंज कर लें अगर गलत लगती है, लेकिन आप मना नहीं कर सकते उसको, तो यू आर बाउंड टू डू। सत्रह, ये सेक्शन 16 था। सेक्शन 17, act done by a person justified or by mistake of facts, believing himself justified by law। जब एक व्यक्ति ये सोचता है कि तू कानून से बंधा हुआ है इस कार्य करने को लिए, और फैक्ट्सों की गलती, देखिए एक होता फैक्ट्स, एक होता लॉ। फैक्ट्स तो परिस्थितियां होती हैं, लॉ एक लिखित कथन है जो किताब में कोड के रूप में विद्यमान है। यहां उसकी गलती माफ नहीं हो सकती, फैक्ट की गलती माफ होगी यदि आप गलती से कर लेते हैं उसको। उदाहरण के लिए, एक आदमी ने एक आदमी का कत्ल होते हुए देखा और उसको लगा कि इसने कत्ल किया, वो उसको पकड़ के जज साहब के सामने पेश कर देता है, लेकिन बाद में सिद्ध होता है कि यार वो व्यक्ति जिसने ये कत्ल किया है, उसको जिसका कत्ल हुआ वो उसे जान से मार देता, अर्थात उसने उसका कत्ल जो है अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया है, तो इसकी जो अरेस्ट है ये गलत है। तो ऐसी परिस्थिति में ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है, ये मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, क्योंकि उसने ये समझा कि इस आदमी ने गलत तरीके से कत्ल कर दिया, लेकिन वास्तव में उसने कत्ल नहीं किया, बल्कि वो आदमी अपने को बचा रहा था, बचाने के चक्कर में उसे हत्या करनी, उस आदमी को मारना पड़ा। तो यहां ये कहता है, एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। जब कोई आदमी अपने को कानून से बंधा हुआ समझता है फैक्ट्स की गलती के कारण से, और वो ऐसी गलती जैसे मैंने उदाहरण दिया है कर देता है, तब ये माना जाएगा
कि उसने कोई मिस्टेक नहीं की, लेकिन ये चीजें सारी की सारी आपको कोर्ट में सिद्ध करनी पड़ेंगी और इन्वेस्टिगेशन करने वाले आईओ को आपको इनसे अवगत कराना चाहिए। दीज आर गुड डिफेंसेस, दीज आर गुड डिफेंसेस। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भी जरूरी है कि उनको कंसिडर करे ये, और जज को बताएं कि सर ये स्थितियां हैं। अगर मजबूरी में तो वैसे होती नहीं चार्जशीट, पुलिस इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, अगर वो निष्पक्ष रूप से जज को बताएं, ये स्टार्टिंग में भी बता सकते हैं, और आप स्टार्टिंग में नहीं बताएंगे तो मुलजिम बताएगा अपनी डिफेंस के टाइम पे। तो ये आईओ का भी कर्तव्य है कि इन चीजों को बारीकी से जांचे। 18वां है इसका, द एक्ट डन इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, द एक्ट डन बाय ए पर्सन इन ए लॉफुल एक्ट। अगर कोई आदमी लॉफुल काम कर रहा है, कानून सम्मत, पूरी कुशलता से, पूरा ध्यान देके, अगर फिर भी गलती हो जावे तो भी उस आदमी को आईपीसी की धारा के अंदर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इट इज ऑल्सो गुड डिफेंस। ये डिफेंस है जो एक लॉयर्स को पता होनी चाहिए कि क्या क्या डिफेंस ली जा सकती है। अभी और भी डिफेंस आएंगे, इसको पूरा पढ़ता हूं जरा से समझा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। देखिए, जब एक्सीडेंट और मिस्टेक हो और मिसफॉर्च्यून हो, दुर्भाग्य से हो कोई चीज, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means with proper care and caution। देखिए, यहां हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, यही कंसिडरेशन होता है। देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, एक्सीडेंट होना चाहिए, मिसफॉर्च्यून होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, नॉलेज नहीं होनी चाहिए, और लॉफुल एक्ट होना चाहिए, और लॉफुल मैनर में किया हो और पूरी सावधानी बरती गई, तब आप इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। ये बेनिफिट आपको तब अवेलेबल नहीं है जब आपने ये काम जानबूझ के किया हो। उदाहरण देता हूं आपको इसका। आप एक कुल्हाड़ी को लेकर पेड़ पर चढ़े और आपने कुल्हाड़ी ठोक ठाक के बिल्कुल सही कर रखी है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं। आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगे, नीचे ही एक आदमी दूर खड़ा है जिससे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कुल्हाड़ी का फल मारते हैं और कुल्हाड़ी मारते हैं, और वो कुल्हाड़ी का फल गलती से निकल जाता है और उसके सिर में जा लगता है और वो व्यक्ति मर जाता है। तब आपको, यदि आपने सारी प्रिकॉशंस जैसी बताई हैं कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, घटना अचानक हुई हो, दुर्घटना हो, आपका कोई क्रिमिनल ऑब्जेक्ट मेंस रिया नहीं होना चाहिए, तब यह कहा जाता है कि आपने कोई अपराध नहीं किया, और कोर्ट को इस बात को कंसीडर करना चाहिए और आपको अपनी इस डिफेंस को कोर्ट में सिद्ध करने का मौका दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, उदाहरण देता हूं पहले, फिर बाद में से पढ़ दूंगा। चलो पहले पढ़ देता हूं। सेक्शन 19, अभी सेक्शन 18 बताया था, अभी सेक्शन 19, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट and to prevent other harm। Nothing is an offense mere by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it is done without any criminal intention to cause harm or in good faith for the purpose of preventing or avoiding the other harm to the person or property। It is a question of fact in such a case where the harms to be prevented or avoided was the such nature and so enormous as to justify or eschew the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। जनाब समझ लो इसे,
ये कहता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, अर्थात कहीं पर आपको ये दिखता है, देखो ये प्रूडेंट का क्वेश्चन है। आप एक जगह से जा रहे हो, पानी का जहाज चला रहे हो। पानी के जहाज में क्या होता है, जैसे-जैसे जहाज पास आ जाते हैं, तो इनमें एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। आप देखते हो तो एक नाव तो आपके बराबर में आ गई है, गलती से, तेज स्पीड की वजह से। उसके अंदर 20 आदमी सवार हैं और एक नाव में 5 आदमी 2 आदमी सवार हैं। तो ये आपकी गुड डिफेंस हो सकती है, यदि आप उस 20 नाव को बचाने के लिए अपना जहाज दूसरी तरफ मोड़ देते हो, जहां पर के 2 व्यक्ति हैं। और लेकिन स्थिति वो है कि यदि आप जहाज नहीं मोड़ोगे अपना, तो वो छोटी कश्ती 20 वालों की है, वो मारे जाएंगे और एक कश्ती 2 वालों की है। आपको पता है कि 2 वाली कश्ती 20 वाली कश्ती को बचाना आपकी नजर में जरूरी है, तो उसके लिए 2 वालियों की बलि दे दी जाती है, मतलब मर जाते हैं वो। तो आपने कोई अपराध नहीं किया, ये आपको कोर्ट इसको आपको कंसिडर कर सकती है, क्योंकि आपके पास कोई परिस्थिति नहीं है जब तक ये जोखिम उठाना आपके लिए जरूरी था। यदि कोर्ट में आप ये सिद्ध कर देते हो कि इस जोखिम को मुझे यूं उठाना पड़ा, अदरवाइज मेरे पे कोई ऑप्शन ही नहीं था, अर्थात एक बड़े नुकसान को बचाने के लिए यदि छोटा नुकसान आपकी नॉलेज में भी हो, लेकिन बड़ा नुकसान उस जोखिम को उठाए बगैर नहीं किया जा सकता, उन परिस्थितियों के लिए ये सेक्शन, ये डिफेंस, जनरल एक्सेप्शंस आपको लॉ में छूट प्रदान करती है। लेकिन इसकी जो कंडीशंस है सेक्शन 19 में जो लिखी गई हैं कि इसमें क्रिमिनल एक्ट, मेंस रिया, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिए, मुझे इस टॉपिक को, इन टॉपिकों को बनाते-बनाते, वैसे तो हर टॉपिक कम से कम 30 मिनट का है, हर एक सेक्शन। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि अब इस आईपीसी में अभी तक जो 30-35 लेक्चर बन चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार अब इसे 30-40 30 एक लेक्चर में से 40 में खत्म करके फिर आगे की किताब पढ़ी जाए। तो ठीक है, इतना ही आपकी समझ में आया, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। दूसरा ये सेक्शन 20, जब 7 साल से कम का कोई बच्चा कोई भी अपराध जो आईपीसी में वर्णित है कर देता है तो नो अपराध है। लेकिन यदि वही अपराध उससे कोई दूसरा व्यक्ति कराता है, दूसरा व्यक्ति कराता है और उस बच्चे के अपराध करने से किसी आदमी की मौत हो जाती है, तो बच्चा तो मुलजिम नहीं होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो बच्चे से ऐसा काम करा रहा है वो अबेटर बनेगा और जो सजा मौत के लिए है वो अबेटर को मिलेगी। आप समझ रहे हैं? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो 7 साल से बच्चा कोई भी अगर कोई अपराध करता है, नो ऑफेंस। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, नो ऑफेंस। सेक्शन 20। सेक्शन 21, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 ईयर और अंडर 12 ईयर ऑफ द एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। यदि बच्चा 7 साल से बड़ा है और 12 साल से छोटा है, लेकिन उसकी जो मेंटेलिटी है, जो बुद्धि है, इमेच्योर है और ऐसी इमेच्योरिटी में वो काम करता है, तो नो ऑफेंस। ये आपको, ये भी एक प्रकार की डिफेंस है आपकी इन केस ऑफ चाइल्ड ऑफेंस। नेक्स्ट चले, एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, सेक्शन 22, पागल के द्वारा किया गया कोई कार्य या जिसका दिमाग डॉक्टर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक इस योग्य नहीं था कि वो अपराध की नौयत को समझ सके या मेंस रिया को कर सके, अर्थात वो मानसिक रूप से विविक्षित था। अगर ऐसी स्थिति में कोई अपराध किया जाता है तो एज पर सेक्शन 29 इज नो ऑफेंस। क्या कहना है जरा सुना? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन
who at the time of doing it by the reason of unsoundness mind. The word is important here, the reason of unsoundness mind. Is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to the law. This is not a question, the work is contrary to the law, but the weakness of mind and reason of unsoundness of mind is required in this section. If you want to take this action in favor of your relative, then you should prove the doctorate medical record before the judge or the honorable magistrate to show that no offense is done by your child, father, brother, mother who has unsound mind. जब आपको लगता है कि आपका कोई रिश्तेदार जिससे गलती से जो मानसिक रूप से विवक्षित है कोई अपराध हो जाता है और आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो न्यायालय में आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति उस वक्त मानसिक रूप से बीमार था। यदि आप इस तरीके का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको डॉक्टरी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। अदरवाइज ये रेमेडी हर आदमी नहीं तो कह के यही कहेगा, अपराध कर देगा और कहेगा जी मैं तो पागल हूं, मुझे सेक्शन 22 का मौका दो। नहीं, ये आपको तभी मिलेगा जब आपके पास कोई मेडिकल सबूत होगा। ये बहुत सारे सेक्शंस हैं सर, कहाँ खत्म हो पाएगा ये 30 मिनट में। चलिए मैं इसे 22 तक ही छोड़ करके छोड़ता हूं। 22 अभी और कर लेता हूं, एक दो और। इसको देखें, सेक्शन 23 को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 23 को देखें। कोई व्यक्ति जो शराब नहीं पीता, भांग नहीं खाता, चरस नहीं पीता, कोई व्यक्ति जानबूझकर उसे ये नशीला पदार्थ पिला देता है, अर्थात वो स्वयं नहीं पीता, कोई दूसरा करके उसके खाने में, कोका कोला में, पेप्सी में मिला के पिला देता है और वो ऐसी मत्तता में, ऐसी परिस्थिति में कोई अपराध कर बैठता है, तब वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता यदि वो नशा उसने अपने आप ना किया हो बल्कि उसे धोखे से कराया गया। तो सेक्शन 24 क्या कहता है और 23 क्या कहता है? एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजनिंग ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। जब किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध नशीला पदार्थ दिया गया हो तब उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं। जब पढ़ देता हूं इसको। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by the reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to the law, provided that the things being intoxicated him was administered to him without his knowledge. The important is the intoxicating substance or a drug was administered to him without his knowledge or without his consent. तो सेक्शन 23 पर ही विराम देते हैं। सेक्शन 30 से स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, क्योंकि बहुत इतनी देर एक एक सेक्शन को 33 मिनट चाहिए और इतना टाइम हम पे भी नहीं ना आप पे। हम पे तो है पर आप पे नहीं है देखने का। स्टूडेंट पे आजकल टाइम नहीं, बिजी बहुत है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।